नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे आप सभी, आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पेपर की। और आप सभी साथी, ये पेपर होने वाला है उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का। और आप सभी को पता होगा कि आपका पेपर वो 5 अप्रैल को होने वाला है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी इस पेपर को अच्छे प्रकार से तैयार है वो कर लीजिए। एग्जाम में इस पेपर में से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन वो देखने को मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आपको ये पेपर हूबहू देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें से आपको क्वेश्चन वो देखने को मिल जाएंगे, ये अपनी गारंटी होने वाली है। और हमने एक दो पेपर और भी डाल रखे हैं, वो भी आप सभी देख सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को रोल नंबर लिखने होते हैं। इसके बाद साथियों बात करें, आप सभी को पता होगा कि पेपर को हल करने के लिए आप सभी को 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय है वो दिया जाता है। पूरा पेपर आपको 80 नंबर का देखने को मिलता है। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलता है परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश। इन सभी को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। इसके बाद साथियों आपको देखने को मिलता है खंड ए। अगर साथियों आप सभी को अच्छे प्रकार से समझ आए और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। तो सबसे पहले साथियों, जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर खंड ए है वो जरूर लिखना, ताकि आपकी कॉपी सुंदर दिखे। और हाँ साथियों, आप सभी ब्लैक पेन का यूज भी कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं होती। और खंड ए के अंदर आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे और साथ में आपको जवाब देते हुए भी चलना है, ताकि आपकी तैयारी है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या पूछा है। ये कहता है साथियों कि रसयुक्त वाक्य को काव्य किसने कहा है। तो बिल्कुल साथियों ये कहा है विश्वनाथ जी ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब बताना होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होने वाला है दूसरा। ये क्या कहता है कि हरिगीति का छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हरिगीति का छंद की, और मात्राएं की बात हो रही है प्रत्येक चरण की। तो वो हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 28 मात्राएं होती हैं। अब आप सभी को साथियों ये भी पता होना चाहिए कि जो हरिगीति का छंद है वो किस प्रकार का छंद है, ये भी आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो वो हो जाएगा साथियों सम मात्रिक छंद है। किस प्रकार का छंद है साथियों, सम मात्रिक छंद होने वाला है। ये भी आप सभी याद रखना, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब साथियों बात करें, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि इसके ऊपर यति कहाँ पर लगती है। तो 16 और 12 के ऊपर यति है वो लगती है, यानी कि विराम बोलते हैं यति को। आप सभी को ये भी पता होना चाहिए। एक होता है साथियों गीति का छंद। कौन सा छंद होता है, गीति का छंद होता है। तो गीति का छंद के अंदर लगती है साथियों 14 और 12 के ऊपर लगती है। कितने पर लगती है, 14 और 12 पर यति लगती है। ये भी आप सभी याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे आप सभी को। अगला तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि प्रिंट मीडिया में सम्मिलित है। तो वो जगह साथियों अखबार। अब देखो कई बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है कि प्रिंट मीडिया का सबसे पुराना माध्यम है। तो वो जगह साथियों मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम, ये आप सभी याद रखना, सबसे पुराना माध्यम है ये। ठीक है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अच्छे प्रकार से तैयार करना। चौथा क्वेश्चन कहता है कि मीडिया की भाषा में समाचार को कहा जाता है। तो वो कहा जाता है साथियों स्टोरी कहाँ पर जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब बताना होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो पांचवा क्या कहता है साथियों कि समान शब्द के भिन्न भिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर होता है साथियों यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब बताना होगा। अब देखो इसकी आप सभी को परिभाषा है वो भी याद कर लेनी है। और साथियों आप सभी को जितने भी अलंकार दिए हुए हैं अपने सिलेबस के अंदर, सभी के आपको परिभाषा और एक एक उदाहरण है वो याद होना चाहिए। एग्जाम में 100% इनमें से आपको एक क्वेश्चन वो देखने को मिलेगा। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि सरोज स्मृति गीत किसकी स्मृति में लिखा गया है। तो वो लिखा गया है साथियों निराला की पुत्री के ऊपर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि केशवदास किसकी उदारता का बखान करने में कवि को असमर्थ मानते हैं। तो वो मानते हैं साथियों सरस्वती की। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है साथियों कि इस शहर में बसंत अचानक आता है पंक्ति में किस शहर की बात है वो की जा रही है। तो आप सभी को पता है बसंत आया चैप्टर के अंदर बसंत बनारस की बात है वो की जा रही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब बताना होगा। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि बसंत आया चैप्टर है वो रघुवीर साई जी का लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नवा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि प्रेमगन की छाया स्मृति पाठ के लेखक होने वाले हैं। तो वो हो जाएगा साथियों आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, और ये किस विद्या के अंदर लिखा गया है। तो संस्मरणात्मक निबंध है वो लिखा गया है। ठीक है, इसकी विद्या कौन सी है, संस्मरणात्मक निबंध
होने वाली है, ये भी आप सभी याद रखना। और हाँ साथियों, आप सभी को सभी चैप्टरों के अंतरा की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, अंतरा की। सभी चैप्टरों के नाम और उनके कवि और लेखक के नाम है वो आप सभी को याद है, वो कर लेने हैं, ठीक है। एग्जाम में आप सभी को पता है कि एक आपको सैपसिंग व्याख्या देखने को मिलेगी, एक तो पद्यांश से देखने को मिलेगी और एक आप सभी को गद्यांश से देखने को मिलेगी। तो इसीलिए आपको सबसे पहले सैपसिंग के अंदर लिखना होगा कि चैप्टर का नाम भी याद होना चाहिए और एक आपको उसके लेखक का या कवि का नाम भी याद होना चाहिए, तभी आप सभी सैपसिंग वो कर पाएंगे। और टीचर होता है वो सबसे पहले आप सभी की सैपसिंग व्याख्या ही देखता है कि किस प्रकार से आपने लिखी है। अगर आप सभी उसके अंदर ही चैप्टर का नाम और कवि का नाम है वो गलत लिख देंगे तो आप सभी को पता ही है कि टीचर है वो क्या सोचेगा, क्या नंबर देगा आप सभी को। तो इसीलिए कहता हूँ व्याख्या के अंदर तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन सैपसिंग के अंदर वो ये 2 पॉइंट ही देखता है और उसी के आधार पर आपको नंबर है वो मिलने वाले हैं। तो इन सभी को याद कर लेना। और अंतराल के अंदर आप सभी को पता है 3 या 4 चैप्टर हैं, उन सभी के जो लेखक हैं उनके नाम याद कर लेना। एग्जाम के अंदर बहुत बार देखने को मिलता है उनसे क्वेश्चन, ठीक है। अगला 10वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि बालक बच गया पाठ में, बालक ने इनाम में क्या मांगा है, तो वो जगह साथियों लड्डू मांगता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब बताना होगा। अगला 11वां क्वेश्चन कहता है कि संवंध्या कहानी में संवंध्या किसका संदेश लेकर गया था, तो यहाँ पर राइट जवाब आप सभी क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बड़ी बहुदिया का। और आप सभी को पता है संवंध्या कहानी है, इसके लेखक हो जाएगा साथियों फणीश्वर नाथ रेणु जी हो जाएगा, ये भी आप सभी याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी, तो वो लगाई थी साथियों भैरव ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। आगे बात करते हैं फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन वो आपको देखने को मिलेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। यह दीप अकेला खालिस्तान स्नेह, इसके अंदर आप सभी क्या पढ़ेंगे, स्नेह आप सभी को भरना होगा। इसके बाद साथियों बात करें अनुणीय है मधुमेह देश हमारा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि उस समय तक राख ठंडी हो चुकी थी, क्या बोलेंगे इसके अंदर आप सभी, ठंडी हो चुकी थी। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि स्वरूप के भाई का नाम भूप था, क्या था, भूप था। मधुरता का भाव जहाँ प्रकट हो वहाँ पर खालिस्तान गुण होता है, तो कौन सा गुण होता है साथियों, तो वो हो जाएगा माधुर्य गुण होता है, ठीक है। माधुर्य गुण की परिभाषा याद कर लीजिए। छठा क्वेश्चन की छंद के 2 प्रकार होते हैं, एक प्रकार तो हो जाएगा मात्रिक और दूसरा है वर्णिक, ये भी आप सभी याद रखना। कितने प्रकार होते हैं छंद के, 2 प्रकार होते हैं, एक तो मात्रिक और दूसरा वर्णिक छंद होने वाला है, याद रखना एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 से 10 तक के अति लघु उत्तरार्थ प्रश्नों के उत्तर आपको 10 शब्दों के अंदर देने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या कहता है कि काव्य दोष की परिभाषा लिखिए, तो आप सभी क्या बताएंगे, आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि काव्य दोष किसे कहते हैं, वहीं इसकी परिभाषा होगी। तो आप सभी को मैं बताता हूँ कि वे तत्व जो काव्य के अर्थ को समझने में बाधा डालते हैं उन्हें बोलते हैं साथियों काव्य दोष, ये आप सभी को लिखना होगा। यहाँ पर देखो 10 शब्द ही बता रखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखने, आप सभी को 10 या 20 लाइनें लिखने की कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। अगला दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो आप सभी को मैंने अभी भी बताया था प्रिंट माध्यम, जिसे हम मुद्रित माध्यम भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप सभी याद रखना एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि युधिष्ठिर के सामने कौन भागता है, तो कौन भागता है, कुत्ता भागता है साथियों, कौन भागता है, कुत्ता भागता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि माता कौशल्या राम की किस वस्तु को निरखती थी, तो इसके अंदर आप सभी क्या बताएंगे कि राम की एक तो बचपन की जो छवि यानी कि जो फोटो होती थी वो देखती थी और उसके पैरों की छोटी छोटी जूतियाँ वो देखती रहती थी राम की माता, जिसका नाम है कौशल्या। अगला 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि ब्रजमोहन व्यास ने उद्घाटन पश्चात प्रयाग संग्रहालय की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी, तो इसके अंदर आप सभी क्या बोलेंगे, सीताराम को सौंपी थी। किसको सौंपी थी, सीताराम को सौंपी थी, आप सभी को याद रखना है। देखो बल्कि ये अपने सिलेबस के अंदर नहीं है वैसे तो, लेकिन जानकारी के लिए देख सकते हैं आप सभी। छठा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि संवंध्या कहानी में संदेश देने वाले का क्या नाम था, तो संवंध्या कहानी की बात हो रही है तो वो जगह साथियों हरगोविंद, कौन था जिसका नाम था, हरगोविंद नाम था, जिसे हम संवंध्या कहानी पढ़ते हैं इसके ऊपर ही। 7वां क्वेश्चन दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का नाम क्या था, तो आप सभी को पता होगा पारो नाम था उसका, क्या नाम था, पारो नाम था साथियों, ये भी याद रखना। अगला 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भूप सिंह की पत्नी ने किस नदी में कूदकर आत्महत्या की थी, तो इसके अंदर आप सभी क्या बताएंगे 8वें के अंदर, तो आप सभी को भरना होगा गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी के अंदर कूदकर हत्या करती है भूप सिंह की पत्नी।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि हाथीपाला नाम क्यों पड़ा। तो इसके अंदर आप सभी लिखेंगे साथियों कि जहाँ वहाँ पर साथियों नदी को पार करने के लिए हाथी को रास्ते में लाया जाता था और इसी कारण से साथियों वहाँ का नाम है हाथीपाड़ा पड़ता है। और किस चैप्टर से लिया गया है, खाऊ उजाड़ू सभ्यता चैप्टर से लिया गया है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि सूरदास के पैसों की थैली किसने चुराई थी। तो ये चुराई थी साथियों भैरों ने। किसने चुराई थी, भैरों ने चुराई थी, ये भी आप सभी याद रखना। आगे देखो क्वेश्चन यहाँ पर खंड ब स्टार्ट होता है और यहाँ पर क्या कहता है कि 30 शब्दों के अंदर आपको उत्तर देना है। ठीक है, 4 से 8 तक के प्रश्नों का आपको 30 शब्दों के अंदर उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखो क्या कहता है चौथा क्वेश्चन कि इंटरनेट किसे कहते हैं। अब देखो आपको ऐसे ही क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ये अपनी बुक अभिव्यक्ति एवं माध्यमवाली से लिया गया है। यहाँ पर पूछा है कि इंटरनेट किसे कहते हैं। तो इसके अंदर आप सभी क्या बताएंगे कि इंटरनेट कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो दुनिया भर में कंप्यूटरों को आपस में क्या करता है, जोड़ता है साथियों, जोड़ता है। ठीक है, जोड़ता है और सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, उसे ही बोलते हैं साथियों इंटरनेट। ठीक है, याद रखना परिभाषा। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसाद गुण की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो जिस रचना का अर्थ सुनते ही सुनने वाले को समझ में आ जाए वहाँ पर कौन सा गुण होता है साथियों, प्रसाद गुण होता है। याद रखना साथियों। ठीक है, प्रसाद गुण होता है जहाँ पर किसी व्यक्ति को सुनते ही उसका अर्थ है वो समझ में आ जाए। ठीक है, वहाँ पर होता है प्रसाद गुण। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन कि सूरदास की गांव में बदनामी है वो क्यों होती है। तो आप सभी को पता होगा कि जब भैरों की पत्नी सुभागी जब भैरों की मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में छुप जाती है तो भैरव है वो उसे मार नहीं पाता है और इसी कारण से भैरव है वो सूरदास की पूरे गांव के अंदर उसकी बदनामी है वो कर देता है। तो ये आप सभी को लिखना होगा। अगला 7वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है साथियों कि अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता पाठ में आई मालवा क्षेत्र की किन्हीं 4 नदियों के आपको नाम है वो बताने हैं। एक तो आप सभी बता सकते हैं साथियों चंबल नदी। ठीक है, दूसरी नदी आप सभी क्या बताएंगे, दूसरी नदी हो जाएगी साथियों बेतवा नदी। ठीक है, ये आप सभी को बताना है, बेतवा नदी हो जाएगी। तीसरी नदी आप सभी बताएंगे नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी हो जाएगी साथियों। और चौथी नदी हो जाएगी क्षिप्रा नदी। ठीक है, ये नदी आप सभी लिखना है क्षिप्रा नदी, याद रखना एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 8वां क्वेश्चन देखो, फीचर की परिभाषा लिखिए। तो फीचर क्या होता है साथियों, किसी घटना विषय व्यक्ति या स्थान के बारे में लिखा गया विशिष्ट आलेख जिसकी रचना किसके माध्यम से की गई हो, मनोरंजन मनोरंजन के उद्देश्य से की गई हो। ठीक है, उसे बोलते हैं साथियों फीचर बोलते हैं, ये आप सभी याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स खंड स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको 60 शब्दों के अंदर उत्तर देना है। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर आप सभी क्या बताएंगे साथियों, तो इसके अंदर आप सभी को बताना होगा कि समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तक सूचना पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों में संपादकीय समाचार रिपोर्ट फीचर आदि का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें बोलते हैं पत्रकारीय लेखन बोला जाता है। ये आप सभी को लिखना है। अब अगला क्वेश्चन पूछा अथवा केंद्र की समाचार लेखन के 6 ककारों का आपको परिचय है वो दीजिए। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, अब तो सबसे पहले देख लीजिए कि 6 ककार कौन कौन से होते हैं। तो क्या, कौन, कैसे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये आप सभी को नाम है वो याद होने चाहिए। एग्जाम के अंदर कई बार देखने को मिला है 6 ककार कौन कौन से होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन 10वां और ये भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सूरदास की चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो आप सभी बता सकते हैं कि सहनशीलता थी सूरदास के अंदर, दूसरा कर्मठ व्यक्तित्व था, धार्मिक व्यक्तित्व था और भविष्य के प्रति आशावान था सूरदास और मेहनती व्यक्ति भी था। और ये आप सभी को इसके अंदर लिखना है साथियों। आगे देखो भूप दा पहाड़ क्यों नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, तो ये आप सभी कर लेना। वैसे अपने सिलेबस के अंदर ये क्वेश्चन है वो नहीं दिया गया है। 11वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि साझा कहानी में हाथी ने किसान से सांझे की फसल है वो कैसे बांटी थी। तो आप सभी को पता है कि हाथी ने एक सूंड से पकड़ा और खींच लेगा आदमी के पास से, इसी प्रकार से उसने किया था। और आप सभी इसका जवाब है वो दे सकते हैं साथियों। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, किन्हें आधुनिक भारत के नए शरणार्थी है वो कहा गया है। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर आप सभी बताएंगे कि आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उन्हें कहा गया है जो साथियों औद्योगिकरण से अपनी ज़मीन को
उखड़ कर यानी कि हमेशा के लिए विस्थापित हो गए। विस्थापित मतलब दूर चले गए हैं मेरे साथियों, दूर चले गए हैं। उन्हें ही बोला गया साथियों, क्या बोलते हैं, आधुनिक भारत के शरणार्थी, जो अपने मूल घर के ऊपर कभी है वो नहीं आ सकते। ठीक है, उनकी ज़मीन है वो सरकार के कब्जे के अंदर आ गई है और वहाँ पर क्या कर दिया गया है, औद्योगिकरण कर दिया गया है। तो ये आप सभी को लिखना होगा इसके अंदर। अब देखो यहाँ पर देखने को मिलता है खंडदय, और यहाँ पर पूछा कि पठित पद्यांश के आधार पर आपको जवाब देना है। तो इन सभी का आपको देख सकते हैं। वैसे अपने सिलेबस के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन वो नहीं देखने को मिलेंगे, और जो आपके सिलेबस के अंदर आने वाले हैं वो मैंने करवा दिए हैं ध्यानपूर्वक प्रकार से, देख सकते हैं आप सभी। वैसे आगे बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है निबंध से संबंधित, और ये आपको आने वाला है 5 नंबर का। ठीक है, और जब इसका उत्तर साथियों 400 शब्दों के अंदर देना होगा आप सभी को। यहाँ पर देखो निबंध लिखना है कि कोरोना महामारी पर मेरा प्रिय खेल के ऊपर अनुशासन का जीवन में महत्व, ये एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि मैं प्रधानाचार्य होते, तो कोई से पर भी आप सभी निबंध है वो कर सकते हैं। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है अनुशासन के जीवन में महत्व। और आशा करता हूँ साथियों ये था अपना पेपर है वो कंप्लीट, और आपको पसंद भी आया होगा। और आपको बताना है कि कितने आप सभी ने एमसीक्यूज के अंदर सही जवाब दिए, और फिलिंग द बैलेंस जो वन लाइनर पूछे थे। ठीक है, और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।